नमस्कार। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव होने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। ये 5 लोग जो रिटायर कर रहे हैं, जिनका टर्म खत्म हो गया है, ये माननीय सदस्य इस प्रकार हैं। एक तो राज्यसभा के उपसभापति और प्रखर पत्रकार हरिवंश जी हैं, जो जदयू से हैं, ये कालजेई हैं। दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। तीसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी है, पति पत्नी और बेटा को लेकर के जो पार्टी बनी है इनकी। और 2 आरजेडी के हैं, धनाढ्य राज्यसभा सदस्य, एक एडी सिंह व्यवसायी हैं, और जो एक है प्रेमचंद गुप्ता। अब ये व्यवसायी हैं या पॉलिटिशियन को नहीं मालूम, लेकिन ये भी बड़े प्रखर नेता है। कुछ समाचार माध्यमों में, कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह समाचार चल रहा है कि तेजस्वी राज्यसभा जा सकते हैं। बीच में चला कि नहीं साहब, हिना साहब जा सकती है। कुछ से कुछ चल रहा है। आपको बताते चलें कि एक राज्यसभा का सीट जीतने के लिए अभी 41 सदस्य का समर्थन चाहिए, और यदि आप आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो कह लीजिए उसको मानिएगा, तो उसका 36 हुआ। तो उस हिसाब से भी इनको अभी 5 और कैंडिडेट चाहिए। तो एमआईएम से मिल सकता था, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं है। तो आइए पहले इस विषय पर 2 एंगल से हम बात करते हैं। पहला तो बात कर लेते हैं कि बाजार भाव क्या चल रहा है अभी राज्यसभा में जाने के लिए। जो बाजार भाव है ये क्या है अभी। तो जब हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, मेरे जो अपने स्रोत हैं राजनीति में, पत्रकार में या फिर अन्य जगहों पर, वो ये बता रहे हैं कि अभी राज्यसभा के लिए जो एमएलएज का भाव है वो 7 करोड़ रुपया बेस प्राइस रखा गया है। बेस प्राइस का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे ऊपर जितना डाक चले। अब स्वाभाविक रूप से इसमें जदयू को 2 और बीजेपी को 2 तो मिलना तय है। मामला फंस गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को, क्योंकि इन्होंने बेटे को भी मंत्री बना दिया है, पत्नी को लड़वा ही दिया। पत्नी इनकी एमएलए है, बेटा ऑल ऑफ ए सडन मिनिस्टर बन गया। तो उसको एमएलसी बनवाना होगा, अन्यथा फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके हिसाब से 6 महीना में उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो बार्गेनिंग चल रही होगी। अब आइए एक एक करके अभी 5 महाशय के बारे में आपको बता देते हैं। हरिवंश जी प्रभात खबर के पत्रकार हुआ करते थे। कितने बड़े पत्रकार थे तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन विगत जब से वो राज्यसभा गए हैं तो विशुद्ध रूप से वहाँ राज्यसभा का मतलब ही होता है, वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो अब बाध्य होकर करना पड़ेगा। राज्यसभा वर्चुअली अब ये दलाली का अड्डा हो गया है। आपको याद होगा कि जब ये लोग कितना शातिर है, वो सब चीज़ में मैनेज होता है। तो आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार पलटी मार के आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे, तो उस वक्त भी ये राज्यसभा के सदस्य ही रहे। कहा यह जा रहा था कि इनको उपसभापति की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये सब तो सेटर होता है। आजकल तो पत्रकार जो है उसकी तो जो हालत है वह, उसके बारे में वह शब्द भी बोलना बेकार है, जिस तरह का मंडी में ये लोग बिक रहा है। तो एक तो वो हैं जो स्वयंभू बहुत बड़े पत्रकार थे, हालांकि जब लिखते थे प्रभात खबर वगैरह में बहुत एवरेज शैली थी, न तो लेखनी में पैनापन था, न तो विचारों में तेज था। तो ये सब एवरेज आदमी था जो सत्ता की दलाली कर करके राज्यसभा पहुंच गया। दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर जी। तो इनको पिता की विरासत मिली, और इस देश का यह दुर्भाग्य है कि परिवारवाद पर सब बोलता है, लेकिन उस परिवारवाद के जद में सब है। तो चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी महान समाजवादी नेता हुए, तो उनके पुत्र होने के नाते जदयू की मजबूरी भी थी, अति पिछड़ा का वोट का चक्कर था, तो उनको बनाया गया। मोटे तौर पर ठीक ठाक आदमी लगते हैं। वैसे राज्यसभा जिस उद्देश्य के लिए बना था, उस उद्देश्य के लिए ये सब कोई आदमी फिट नहीं है। सारा जो राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था, उसके बारे में भी अभी हम आपसे बात करते हैं कि जब संविधान सभा में इस पर डिबेट हो रहा था कि साहब राज्यसभा को क्यों बनाया जाए, तो आप सुनिएगा तो आपको हंसी लगेगा कि बनाया किस लिए गया था और कैसे कैसे लोग इसमें चुन करके गए। इसके बाद आप आइए उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। कितना पार्टी बनाए, कितना में और बनाएंगे, वो सब कहना बड़ा मुश्किल है।
तो ये एक तरह से सर्वदलीय नेता ही हैं। कभी नीतीश को गाली देते थे, फिर नीतीश का बड़ाई करने लगे। तो ये सब जात का राजनीति सब लोग कर रहा है, लेकिन ये लोग थोड़ा एक्सट्रीम तरीके से कर रहे हैं। एक समय ये जब राज्य मंत्री थे केंद्र में शिक्षा का, तो शिक्षा का अलग जगाने निकले थे। कितना अलग जगह तो यही बता सकते हैं। तो रामनाथ ठाकुर, हरवंश और उपेंद्र कुशवाहा, इधर ये हो गए 3, और 2 हैं एडी सिंह। तो एडी सिंह विशुद्ध रूप से पैसा देकर के गए थे, सब कोई जानता है। आरजेडी को पैसे की जरूरत थी नहीं थी मुझको नहीं मालूम, लेकिन मोटा पैसा देकर के गए। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा राज्यसभा में ये मुझको आज तक नहीं समझ में आया। मैंने सर्च करने की कोशिश की राज्यसभा के वेबसाइट से भी कि भाई इनका कोई उल्लेखनीय योगदान रहा हो, तो हमको नहीं मालूम है। तो हम छान मार गए और मुझको नहीं समझ में आया कि इनका क्या योगदान रहा, सिवाय इसके कि इनके अपने बिजनेस का इंटरेस्ट जो है वो सदा होगा स्वाभाविक रूप से, और जितना राशि दे के वो गए सबको वसूले होंगे। अब आइए पराक्रमी प्रेमचंद गुप्ता का। प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा के या उसी इलाके के रहने वाले एक विशुद्ध छोटे स्तर के व्यापारी थे। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि लालू जी को पान खिलाते थे, उसमें बड़े शौकीन थे, पनबट्टा रखते थे, उसमें नीचे बर्फ का ये रहता था और ठंडा ठंडा पान लालू जी को खिलाते थे। लालू जी का अपना अंदाज है। ये व्यक्ति राज्यसभा गए और जब यूपीए 1 में लालू जी की चलती थी तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर भी बने। आज की तारीख में लोग बताते हैं कि भाई का अपना जो डिक्लेयर्ड एसेट्स है वो भी बताता है कि बहुत बड़े धनाढ्य हैं। चूंकि उस वक्त लालू जी की चलती थी तो मुझको लगता है कि शायद 1 या 2 बार तो इनको पैसा देना नहीं पड़ा। वो भाई मैंडेट आ गया व्हीप, तो सभी आरजेडी के सदस्यों ने दे दिया। तो इस बार तो इनको दिक्कत है। अब आइए एक एक करके देखते बताते हैं कि चूंकि जो सीट है अभी असेंबली में उसके हिसाब से जदयू को और बीजेपी को, ये दोनों को 2-2 सीट मिलना तय है। अब बाकी रह गए चिराग पासवान, उसके बाद जीतन राम मांझी, ये सब लोग मुंह पजाए हुए हैं कि मेरा भी मिले मेरा भी। हालांकि वो सब मुश्किल है। समस्या ये हो रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा को, मुझको नहीं लगता है कि उनको सीट मिलेगा, इसलिए कि वो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आपके बेटा को हम एमएलसी बना देंगे। ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि उनका शायद 5 एमएलए है, तो एगो तो पत्नी हो गई, तो बचा 4। तो 4 में चारों भाजपा के संपर्क में है। वो चारों वन फाइन मॉर्निंग चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनके पास बहुत ऑप्शन भी नहीं, ज़्यादा हाथ पार मारेंगे। तो गए थे हरिभजन, कोटन लगे कपास, ऐसा ना हो कि बेटो चला जाए एगो पत्नी विधायक रह जाएगी। तो ये इतना रिस्क आदमी ले नहीं सकता अभी, और नीतीश कुमार भी अब इतना नहीं देंगे। तो इनकी संभावना तो मुझको लगती है कि नहीं है। अब आइए हरबंश। तो हरबंश को अब जदयू कंटिन्यू नहीं कराएगा, और ये इसलिए नहीं कराएगा कि हरबंश बहुत माल चावली है और अब अपनी इनकी कोई उपयोगिता अब रही नहीं। और जो जदयू के करता धरता लोग अभी हैं, जो नीतीश जी के बेहोशी की हालत में जो पॉलिटिकल निर्णय वगैरह ले रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हरबंश आए। दिलचस्प अब ये हो गया है कि चूंकि हरबंश कथित पत्रकार रहे, तो अब बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार जो है वो लगे हैं लॉबी करने कि साहब हमको भी बना दिया। जब मैंने आप सोच करके देखी कि क्या स्तर हो गया राज्यसभा का, तो हरबंश का भी जाना मुझको नहीं लगता, मेरा जो अनुभव कहता है कि ये दोबारा नहीं जा। अब रहा अब किसको सीट देगा बीजेपी, या एक तो रामनाथ ठाकुर का तो हमको लगता है तय है। तो जदयू का एक रामनाथ ठाकुर और एक किसी को बनाने की बात शायद हो रही है। उसमें तो कई बार चल रहा था कि आरसीपी से भी मुलाकात हुई थी, कुर्मी चेतना रैली के जो एक सतीश कुमार थे, तो एक किसी कार्यक्रम में। तो हालांकि आरसीपी का एंट्री अभी बड़ा मुश्किल रह रहा है, और एंट्री हो जाए तुरंत राज्यसभा चले जाए इसकी संभावना भी बहुत कम है। तो ये चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। भाजपा अपने अंदाज में काम करती है, तो सीटों का अभी तो ऐलान हुआ नहीं है। तो हालांकि वो कौतूहल का विषय नहीं है, भाजपा और जदयू का को एक तय करना, भाजपा का 2 तय करना। अब पेच फंसा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगा, ये तय है, आप देख लीजिएगा 1-2 दिन में आ जाएगा। अब रहा आरजेडी के साथ समस्या। तो आरजेडी के साथ समस्या ये है कि इनको 25 सीट, सब जोड़ जाड़ दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। इसमें जोड़ने होने बात वाली बात है नहीं। आरजेडी बहुत दिन से पावर में है, इसलिए पावर में नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं।
तो अब आरजेडी अगर ये एडी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, क्षमा कीजिएगा, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह दोनों में अगर किसी एक को देती है तो भाई इसको कहा जाएगा कि आप जुगाड़ कीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आरजेडी के तरफ से तेजस्वी खड़ा हो जाएंगे। मैं इस संभावना से बिल्कुल इनकार करता हूँ। वो राज्यसभा क्यों जाएंगे? और राज्यसभा जाने का मतलब होगा कि वो बिहार की राजनीति से पलायन कर गए हैं, और ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। वैसे भी पार्टी अभी बिखराव के कगार पर ही है, हताश है, लाचार टाइप है। तो ये संभावना, इसलिए अब आपको लग रहा हो कि ये बात मीडिया में उछाला क्यों जा रहा है, तो ये उछाला इसलिए जा रहा है कि अगर आरजेडी ने कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा किया और मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जो वोट खरीद सके 7 करोड़ रुपया जो बेस प्राइस है उसके हिसाब से, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि अगर आरजेडी ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो इनका 2500 और बाकी कांग्रेस का और एलाइज का है जो ये सब लोग जो है, तो खरीदेगा कौन? तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी खरीद लेगा, या दोनों मिल करके डिसाइड कर ले कि भाई हमारा हो जाए। तो ये अभी स्थिति है। राज्यसभा का चुनाव जब भी आता है तो एमएलए लोगों के लिए समझिए कि वो सौगात लेकर के आता है। और स्पेशली ऐसा अगर समीकरण बैठ जाए कि जिसमें किसी एक पार्टी को क्लियर कट नंबर नहीं हो 41, तो फिर चांदी हो जाती है जैसे अभी है। तो एक जो सीट अभी हैंगिंग इन बैलेंस है, तो उसके लिए अब कौन कौन विधायक बिकेंगे, कैसे बिकेंगे, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये लब्बो लबाब मैंने बता दिया कि राज्यसभा बेसिकली बिहार में भी होने क्या जा रहा है। तो तेजस्वी की संभावना मैं इनकार करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगा, हरिवंश को नहीं मिलेगा। कुछ जो पत्रकार लोग जीव लटका करके और लाट टपका रहे हैं, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि एडी सिंह या प्रेमचंद गुप्ता, क्योंकि दोनों माल कमाए हुए पार्टी है, तो दोनों में किसको मिलता है। और अगर मिलता है तो मेरे समझ से कम ये 50 से 70 खोखे का खेल रहेगा, बिना उसके तो होगा नहीं, तो वो उतना होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान तय करने के लिए संविधान देश में लागू हो, उसमें जो बनी थी, उसमें क्या चर्चा हुई थी आपको बता देते हैं। और ये जब सुनिएगा तो आप रोइएगा कि हमने किस चीज के लिए राज्यसभा बनाया था और हो क्या गया। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। 250 अगर मुझे ठीक से याद है तो संख्या होती है, 12 उसमें नॉमिनेट होता है और रिमेनिंग इलेक्ट होकर के आता है। जब इसमें चल रहा था बहस, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं। संविधान सभा में 48, 49 वगैरह में इसके फाइनल होने के पहले जो चल रहा था, तो हुआ ये था कि विचार ये आया कि साहब हमारे पास एक सेकंड चैम्बर भी होना चाहिए, दूसरा हाउस भी होना चाहिए, जो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा कि लोकसभा चूंकि डायरेक्टली इलेक्टेड एमपी जाते हैं, तो वो पॉपुलिस्ट लेजिस्लेशन ला सकते हैं, थोड़े पैशनेट हो सकते हैं, माने थोड़ा भावुक होकर के कोई कानून बना देंगे। तो उसको ठीक से अध्ययन करने के लिए एक दूसरा चैम्बर भी रहना चाहिए। इसमें एक दो चीज बड़ा अच्छा था, मुझको अगर ठीक से याद है और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। गोपाला स्वामी अयंगार ये एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे संविधान सभा में, और इन्होंने भाग लेते हुए उसमें कहा था कि राज्यसभा बनाने का मतलब है कि किसी लेजिस्लेशन या किसी बिल पर सोबर सेकंड लुक दिया जाना चाहिए। पहली बार जो पास हुआ उस पर सेकंड सोबर लुक, सबसरी निगाह से सोबर तरीके से उस पर देखा जाना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि डिग्निफाइड डिबेट्स हो और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भावना के जगह पर तथ्य पर बहस हो, और ये राज्यसभा ही कर सकता है, इसलिए इसको बनाया जाना चाहिए। कुछ एक और बात आई थी कि साहब इसका दूसरा बिंदु था कि फेडरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कुछ छोटे राज्य हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। दूसरा ऐसा नहीं है, इसके बारे में अगेंस्ट में भी ख्याल आए थे और कहा था कि साहब ऐसा ना हो कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सीधे इलेक्ट होकर लोकसभा में आते हैं वो बिल पास करेंगे, तो ऐसा ना हो कि लोग देरी करें, तो ये हो सकता है। लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये था कि साहब आर्ट, कल्चर, साइंस
और सोशल सर्विस के वैसे लोगों को इसमें लाना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हो, विद्वान किस्म के लोग हों। समहाउ वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव में, उनका हाउस में आना बड़ा जरूरी हो। तो कई बार होता है ना भाई, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़े लिटरेचर का व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा सोशल सर्विस किया हो, लेकिन समहाउ वो चुनाव नहीं जीत पाया, चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो उनको राज्यसभा में लाया जाए ताकि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट हो, इनरीच हो और बहस का स्तर बड़ा हो। इस उद्देश्य से राज्यसभा बनाया गया। अब इस उद्देश्य में यह कितना खरा उतरा है, यही पांचों नाम पर विचार कर लीजिए ना। कितने बड़े साहित्य के जानकार हरबंश जी हैं, रामनाथ ठाकुर जी हैं, कितने बड़े समाज सेवा एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता किए हैं, कितने बड़े समाज सेवा और विद्वान उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये तो सब आप लोग जान रहे हैं। तो ये राज्यसभा अब इस देश के प्रजातंत्र के लिए एक अर्थी के समान हो गया है, जिसका बोझ आम आदमी अपने कंधे पर उठा कर चल रहा है। 250 एमपी, एक एमपी को खाली एमपी लैड के लिए जहां तक मुझे याद है 4 या 5 करोड़ रुपया मिलता है साल का, तो 20 करोड़ अगुने 250 आप जोड़ लीजिए, तो यही हुआ। इसके अलावा उसका पर्क्स, सैलरीज, अलाउंसेस, हवाई यात्रा, मुफ्तखोरी। जिस तरीके से ईरान में आम जनमानस लोकतंत्र के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, सरकार के अनैतिक, अवैध और गैर लोकतांत्रिक तरीके के काम के लिए आवाज उठाया था, जिस तरीके से ईरान में शाह रजा पहलवी जब एक्स्ट्रावेगेंट हो गया था तो उसके खिलाफ आवाज उठी थी। वक्त आ गया है कि इस देश में आम लोग और खास करके यंगस्टर्स, जेन जेड और जेन अल्फा, इन लोग को आवाज उठाना चाहिए कि क्या अब इस देश को राज्यसभा की जरूरत भी है क्या। ये प्रश्न मैं आपके विचार के लिए छोड़े जा रहा हूं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।